रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा, I2 को HiO3 में, सल्फर को H2SO4 में, आर्सेनिक को H3SO4 में, Sb को H3SbO4 में, फास्फोरस को H3PO4 में। अब लिख लो यूजेस ऑफ HNO3, यूजेस ऑफ HNO3 या यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला यूज लिख लो आप लोग, पहला यूज लिख लो, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। पहला यूज लिख लो, यूज नंबर 1, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, इन द फॉर्मेशन ऑफ TNT, ब्रैकेट में ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ब्रैकेट में लिख लो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में भी यूज होता है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। Manufacturing of ammonium nitrate, in the manufacturing of ammonium nitrate, ठीक है, in the manufacturing of ammonium nitrate, बहुत ठीक है, इतना काफी। चलिए ठीक है, क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड उठाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड इज अगेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज PH3, नाम है फॉस्फीन गैस, नाम है इसका फॉस्फीन गैस, नाम है इसका यार फॉस्फीन गैस, ठीक है। फॉस्फीन गैस के बारे में अब आप लोग इतना तो जान ही चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसके प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ अब फॉस्फीन गैस आप देखते हैं तो आपको एक ही चीज याद आता है, रॉटन फिश स्मेल। चलो इतना तो याद हो गया कम से कम, इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी अब आप लोग की, आप लोग PH3 देखो तो आप लोग ये नहीं बता पाओ कि इसका स्मेल क्या है, ठीक है। रॉटन फिश स्मेल, रॉटन फिश का जैसे स्मेल होता है। इसके आगे इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन, ठीक है, इसका प्रिपरेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर प्रिपरेशन देखें तो यहाँ पे प्रिपरेशन में ज्यादा रिएक्शन नहीं देखेंगे, कम ही रिएक्शन है इसमें भी, बट जितने भी रिएक्शन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली IIT JEE एडवांस में पूछ लेता है, ठीक है, कि ये रिएक्शन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग सबसे पहले करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फाइड का अपन लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी CH3P2 का अपन लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और आपको PH3 गैस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के साथ भी ट्रीट कर दें, यहाँ पे आपको CaCl2 और PH3 गैस मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड में तुम यहाँ पे Na3P की जगह सोडियम फॉस्फाइड भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम Na3P भी ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा एक लैब मेथड है, दूसरा जो है, जस्ट अ मिनट, दूसरा जो एक लैब मेथड है, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ तो भाई एक मेथड जो है दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस मेथड, दैट इज अ लैब मेथड। और लैब मेथड में आपको याद होगा कि हम लोग P4 को ट्रीट किए थे NaOH के साथ, और यहाँ पे हम लोग को मिला था फॉस्फीन, PH3 प्लस
सोडियम NaH2 NaH2PO2, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको मिला था, दैट इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिला था और PH3 मिला था। तो ये लैब मेथड से भी अगर हम लोग बात करें कि आप PH3 को फॉर्म कर सकते हैं, लैब मेथड से भी आप PH3 को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये दो मेथड जो है काफी है, इसके ज्यादा आपको एक और मेथड मैं बता देता हूं, दैट इज बाय हिटिंग H3PO3, ठीक है। जब आप H3PO3 को हीट करेंगे, ठीक है, तो भी आप PH3 आपको मिल जाएगा। तो H3PO3 को जब अपन लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो H3PO3 को हीट करने पे H3PO4 और PH3 दोनों चीज हमको मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक बता दिया था कि H3PO3 जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, याद है कि नहीं? यस ना, तो वही रिएक्शन है कि वहां से भी आप PH3 को फॉर्म कर सकते हैं। तो तीन मेथड है, जिसमें कि दो मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई नया नहीं है, ये मेथड पढ़ चुके हैं, ये भी मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नया मेथड आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। या तो वाटर के साथ ट्रीट कर दो या फिर किसी मिनरल एसिड के साथ ट्रीट कर दो, आपको कैल्शियम आपको फॉस्फीन मिल जाएगा। अब फॉस्फीन के बारे में एक चीज याद रखना है कि फॉस्फीन के अंदर एक इंप्योरिटी होती है, ठीक है, फॉस्फीन के अंदर एक इंप्योरिटी होता है, ठीक है। PH3 always contains an impurity, ठीक है। ये जब भी बनेगा तो इसके अंदर एक इंप्योरिटी आपको मिलेगा, ऑलवेज कंटेन एन इम्प्योरिटी। और ये इंप्योरिटी जो है, ये इंप्योरिटी जो PH3 के अंदर तुमको मिलेगा, वो होगा क्या, वो होगा दो कंपाउंड बेसिकली, एक होगा P2H4 और दूसरा होगा P4। ये दोनों एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा किसमें, फॉस्फीन में। अगर हम फॉस्फीन की बात करते हैं तो फॉस्फीन की बात करेंगे तो फॉस्फीन एक नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल, इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। ये एक नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, लेकिन फिर भी तुम देखोगे कि PH3 को जब तुम लेते हो और जब भी ये किसी भी तरह से फायर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जब भी इसमें आग लगती है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है और जलने भी लगता है, ठीक है, बहुत P4 होगा। ऐसे अगर प्योर PH3 है तो प्योर PH3 जो होता है इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, 100% वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि क्यों जलता है, क्यों भारी धुआं के साथ जलता है, क्यों धुआं धुआं हो जाता है जब इसको जलाते हैं, तो धुआं धुआं होने का कारण है दो इंप्योरिटी, वन इज P2H4 एंड अदर वन इज P4। याद रहेगा ये चीज, why PH3 is inflammable, why PH3 is inflammable, ठीक है, why PH3 is inflammable and burn with heavy smoke, बहुत ज्यादा स्मोक, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है इसको जब जलाते हैं तो, ठीक है। तो इसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि तुमको याद ही होगा कि फास्फोरस जो था, फास्फोरस P4, उसका इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फास्फोरस का क्या था यार, बहुत कम था, तुरंत उसमें आग लग जाता था, याद होगा तुमको। तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू, ठीक है, टू इनफ्लेमेबल इंप्योरिटीज, दैट इज P2H4 एंड P4। तो कभी भी प्योर PH3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना कि प्योर PH3 तो भैया नॉन इन्फ्लेमेबल है। प्योर PH3 की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, बार बार बता दे रहे हैं, अगर प्योर PH3 है तो नॉन इन्फ्लेमेबल। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में पूछ सकता है या मेंस में भी पूछ सकता है कि उसके बाद भी जलता क्यों इतना ज्यादा धुआं के साथ, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इंप्योरिटीज, वन इज P2H4 एंड द अदर वन इज P4। ओके, अब आता है हाउ टू रिमूव दिस इंप्योरिटीज, हाउ वी कैन रिमूव this impurity, ठीक है, how we can remove these impurities from PH3, कैसे हम लोग PH3 से इन impurities को रिमूव करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, PH3 को रिएक्ट कराना है, ठीक है, HI के साथ। तो HI के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो HI जो है ये एक सॉल्ट बना लेगा, दैट इज PH4I, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी फर्दर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्योर PH3 है वही HI के साथ सॉल्ट बनाएगा।
इसके बाद ये PH4I को आपको ट्रीट करना पड़ेगा वापस किसके साथ, इसको ट्रीट करना पड़ेगा KOH के साथ। तो KOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिल जाएगा Ki प्लस H2O एंड प्लस PH3। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे ये जो PH3 था दैट इज बेसिकली इम्प्योर, लेकिन जब आपने इसको HI के साथ ट्रीट कराया और HI के साथ ट्रीट कराने के बाद आपने उसको फिर सॉल्ट जो बना उसको KOH के साथ ट्रीट करा दिया, तो अब आपको जो PH3 मिल रहा होगा उसके अंदर कोई भी P2H4 या P4 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, वो आपको प्योर फॉर्म में मिल रहा होगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? यस सर, यस सर। याद रखना बेटा, याद रखना, सारा खेल याद रखने का है। ठीक है, याद रखना कि PH3 सोते वक्त थोड़ा PH3 को इमेजिन कर लेना कभी कभी कि ये जो PH3 है ये सड़ा हुआ मछली की तरह महकता है, ये बनता कैसे है? तो कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो बनता है। और ये जो है एक्चुअली में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये PH3 जो होता है एक्चुअली में ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, बट फिर भी जब इसको हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद ये बहुत ज्यादा धुएं के साथ, बहुत ज्यादा स्मोक के साथ ये जलता है। और इसका कारण क्या है कि इसके अंदर दो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है, वन इंप्योरिटी इज P4, अदर वन इज P2H4। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले HI के साथ इसको ट्रीट कराते हैं क्योंकि PH3 थोड़ा माइल्डली बेसिक है, तो PH3 HI के साथ क्या करता है, सॉल्ट बना लेता है और फिर वापस इसको हम KOH के साथ ट्रीट करके प्योर PH3 को क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो these are some of the preparation methods and some of the ways to obtain PH3 in the pure form। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कह लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाऊं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो आपको पता है कि सर इसका स्मेल हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, दैट इज रॉटन फिश लाइक स्मेल। ठीक है बेटा, बेटा याद रखना कि ये रॉटन फिश लाइक स्मेल ज्यादा सूंघोगे तो मर भी जाओगे क्योंकि ये हाईली पॉइजनस गैस है। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ मछली तुम सूंघते रहोगे और बच जाओगे, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। थर्ड जो है कि वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है, वाटर के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं कि इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, हीटिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। यानी PH3 को अगर अपन लोग हीट कर देते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना पड़ेगा, तो ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, फॉस्फोरस और H2 गैस में। ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा आपका फॉस्फोरस एंड H2 गैस में। तो ये चीज आपको स्क्रीन पे देखकर याद भी कर लेनी है कि हम लोग को ये तो याद था पॉइजनस होता है, ये अभी याद हो गया, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, थोड़ा याद रखिएगा। और अगर अपन लोग इसको क्या करते हैं, अगर अपन लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आप इसको हीट कर रहे हैं किसमें, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है फॉस्फीन जो है आपका, ये एक्सप्लोड करता है। ठीक है, ये एक्सप्लोड कर जाता है, फॉस्फीन क्या करता है, एक्सप्लोड कर जाएगा। कब एक्सप्लोड करेगा सर, कब एक्सप्लोड करेगा सर, जब आप फॉस्फीन को किसके कांटेक्ट में लाओगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाओगे, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको मिल गया ना, तो उस समय भी ये एक्सप्लोजन शो कर देगा। ठीक है, HNO3 का जरूरत या नहीं एक्सप्लोजन के लिए, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी PH3 देख लेता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको अगर मिल जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले तो स्टेटमेंट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं कि PH3 explodes when it came in contact with traces of oxidizing agent, traces of oxidizing agent like, ठीक है, लाइक मान लो यहां पे हम लोग Cl2 और Br2 वेपर्स ले लें। ठीक है, HNO3 लोगे तो और भयानक एक्सप्लोजन होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा यार कि जब आप PH3 का रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा PCl3 एंड HCl, PCl3 मिलेगा एंड HCl मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो कि PH3 के साथ एक्सेस Cl2 लेते हो, तो यहाँ पे याद रखना कि ये PCl3 PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन HCl मिलेगा आपको। तो यहाँ पे चूंकि HCl जो है ये बनता है, इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी मतलब कि एक्सप्लोजन होने का चांसेस जो है वो रहता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हैवी एक्सप्लोजन रहने का चांसेस रहता है। तो PH3 याद रखिएगा, PH3 जब तुम्हारा आता है किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में, माइल्ड भी रहे तो भी आपका एक्सप्लोजन होना है। छठा पॉइंट जो है बेटा, छठा पॉइंट जो है ये आप लोग NH3 में पढ़े थे, याद है कि NH3 को हम लोग बोले थे कि NH3 जो है मेटल हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट करा देता है फ्रॉम देयर मेटालिक सॉल्ट्स, याद होगा आपको ये पॉइंट NH3 का। यस सर। हाँ, यही पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि PH3 के साथ भी, PH3 भी जो है when it is treated with PH3 when it is treated with aqueous solution of some salts, some metallic salts, तो वो भी क्या करता है, कुछ हाइड्रोक्साइड बोल दो या कुछ फॉस्फाइड यहाँ पे बोल दो, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे कि PH3 का रिएक्शन अगर मैं CuSO4 के साथ कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पे Cu3 कॉपर फॉस्फाइड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है, साथ में आप H2SO4 बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि HgCl2 अगर हम लोग लेते हैं और इसका PH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे Hg3P2 का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा और साथ में मान लो HCl आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूं कि जब PH3 को when PH3 is bubbled, ठीक है, is bubbled through the aqueous solution of copper and mercury salts and mercuric salts, the precipitates of corresponding phosphides are obtained, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, किसके साथ, मेटालिक सॉल्ट, किसका मेटालिक सॉल्ट, कॉपर और मरकरी का मेटालिक सॉल्ट, तो वहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि आपको याद होगा कि NH3 को हम लोग बोला था कि NH3 जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पर आपको मैंने बताया था कि वो Ag प्लस को Ag में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे भी बेटा अगर आप PH3 को भी क्या नाम है AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हो, तो ये भी फाइनली उसको क्या करेगा, Ag में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर याद रखिएगा कि PH3 को आप AgNO3 के साथ 7th रिएक्शन ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे भी आपको Ag का मेटल का प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में आपको HNO3 मिल जाएगा और ये चला जाएगा H3PO3 में। तो ये एक रिएक्शन है लाइक NH3। क्या क्या याद रखना है PH3 में? PH3 जब भी तुम्हारे दिमाग में आए तो सबसे पहले आना चाहिए कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस या उसका HCl के साथ रिएक्शन, या फिर P4 का NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, या फिर H3PO3 का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब ये तीन चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना, तो तुम्हारा प्रिपरेशन का काम हो जाएगा। फिर जब तुम प्रॉपर्टी सोचना स्टार्ट करते हो तो रॉटन फिश स्मेल के साथ पॉइजनस भी सोच लेना, ठीक है, कि रॉटन फिश स्मेल होता है, पॉइजनस होता है। इसके अलावा वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है और कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होती है इसकी NH3 से मिलती है, जैसे मेटालिक सॉल्ट, जैसे यहाँ कॉपर और मर्क्यूरी के मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके ये कॉपर फॉस्फाइड या मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बना उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने लाते हैं तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, जहां पे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Cl2 या Br2 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब PH3 जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी वो Ag प्लस को रिड्यूस कर देता है Ag मेटालिक सिल्वर में, और यहाँ पे ये रिएक्शन जो है NH3 के सिमिलर रिएक्शन था। तो इतनी सारी पॉइंट जो है आपको पढ़ते पढ़ते याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ये भी आप बोल सकते हैं कि ये थर्मली अनस्टेबल होता है, जब हीट करते हैं तो ये टूट जाता है,
ठीक है, और फास्फोरस और हाइड्रोजन आपको दे देता है। तो जब भी PH3 आए तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे PH3 से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में काफी हमको लगता है पूछ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और वो है होल्मेज सिग्नल। ठीक है, इसमें PH3 का बड़ा अच्छा यूज है। ठीक है, होल्मेज सिग्नल। होल्मेज सिग्नल किसी को पता है व्हाट इज होल्मेज सिग्नल या होल्म सिग्नल? व्हाट इज होल्म सिग्नल? एनीवन, एनी आइडिया? देखिए, ये बेसिकली होम सिग्नल जो होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है टू अलर्ट द शिप्स। ठीक है, जब वो डीप वाटर्स में जाते हैं या सीज में रहते हैं और उनको मतलब अंधेरे में, मान लो आगे कोई शिप जा रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं हमको अपने पीछे वाले शिप को कुछ मतलब अलर्ट देना चाहिए कि यहाँ पे सामने एक मान लो चट्टानी आ गया है या कुछ भी है ऐसा जो डेंजरस हो सकता है शिप के लिए। तो ये क्या होता है, एक शिप जो है वो दूसरे शिप को एक अलर्ट जारी करने के लिए, या फिर उसके शिप में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो भी अलर्ट जारी करने के लिए वो होल्मेज सिग्नल का यूज करता है। होल्मेज सिग्नल में क्या करता है कि मान लो तुम ऐसे नाव पे बैठे हुए, ये तुम्हारा शिप है, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम्हारा झंडा गड़ा हुआ है, तुम जो है शिप नेविगेशन कर रहे हो। ठीक है, मान लो तुम इंडियन ओशियन में घूम रहे हो, इंडियन ओशियन में घूम रहे हो, तुम्हारा तुमको सामने दिखा कि भैया सामने कुछ क्या नाम है, सोमालिया के पायरेट्स आ गए हैं। ठीक है, सोमालिया के पायरेट्स आ गए, तुमको लूटना चाहते हैं। तो तुमने क्या किया भैया, तुमने क्या किया, देखा कि यार पीछे हमारे शिप्स हैं, और तुम पीछे देख रहे हो कि पीछे जो है इंडियन नेवी का शिप जो है नेविगेट कर रहा है। तो यहाँ पे पीछे में इंडियन नेवी का जो शिप है वो नेविगेट कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि यार ये तो काफी दूर है मेरे से, लेकिन तुमको पता है कि मेरे पीछे पीछे ये इंडियन नेवी वाला शिप जो है ये भी आ रहा है। ठीक है, ये भी इंडियन नेवी का शिप है, इसका झंडा ऐसे लगा हुआ है मान लो, तो ये मान लो इंडियन नेवी का शिप है। तुम चाहते हो कि यार किसी तरह से भी इस इंडियन नेवी के शिप को ये अलर्ट दिया जाए कि हम कुछ खतरे में हैं। या तुम देख रहे हो कि सामने चट्टान है और इंडियन नेवी वाला सब दारू वारू पी के नाव चला रहा है, तो अगर ये लोग अलर्ट नहीं करेंगे तो ये जाके चट्टान जो है नाव, क्या नाम, चट्टान में अपना नाव जो है वो लड़ा देगा और पूरा भारी लॉस होगा इंडियन इकोनॉमी को। तो तुम दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहते हो, तुम इनको अलर्ट करना चाहते हो। अलर्ट करने के लिए तुम्हारे सामने एक बॉक्स तुम्हारे नाव में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है, यही बॉक्स जो है दूसरे को अलर्ट करने में यूज होगा। तुम बोलते हो कि यार इस बॉक्स को मंगाया जाए। अब ये बॉक्स के अंदर देखो क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली दो कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है CA3P2 और एक होता है तुम्हारा यार कैल्शियम कार्बाइड। CA3P2 और कैल्शियम कार्बाइड इसमें प्रेजेंट रहता है, और इस बॉक्स के बॉटम में छेद रहता है, यानी परफोरेटेड बॉटम रहता है। ठीक है, ये ऐसा बॉटम है, परफोरेटेड बॉटम है। तो ये एक बॉक्स है, बॉक्स कंटेनिंग दो कंपाउंड, एक है तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फाइड एंड दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है यार, ये तुम्हारा, तुमने ये बॉक्स मंगाया, इस बॉक्स में दो कंपाउंड है और बॉक्स के बॉटम में छेद है। ठीक है, बॉक्स का जो बॉटम है उसमें छेद है, यानी परफोरेटेड बॉटम है, परफोरेटेड बॉटम है। तो तुमने क्या किया कि भैया सोमालिया के लुटेरों से बचने के लिए या इंडियन नेवी को कोई भी चट्टान वट्टान जो प्रेजेंट है बीच बीच में उससे बचाने के लिए इस बॉक्स को ये आदमी क्या करता है, ये जो सी है उसमें फेंक देता है। ठीक है, इस सी में इस बॉक्स को फेंक देता है। तुमने क्या किया, इस बॉक्स को सी में फेंक दिया। अब बॉक्स का बॉटम क्या है यार, परफोरेटेड है, बॉक्स का बॉटम में छेद है, तो जाहिर सा बात है कि पानी अंदर आएगा। जल्दी बोलो यस और नो। यस और इसलिए छेद किया जाता है कि पानी जो है अंदर आए, और पानी अंदर आने के बाद दो रिएक्शन फटाफट होने लगे। एक तो रिएक्शन होने लगे कि CA3P2 जो है ये H2O से रिएक्ट करे और फटाफट क्या बना ले यार, फटाफट PH3 बना ले। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो CaC2 है, ठीक है, इसका तो हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इतना बार पढ़ा देते हैं कि बच्चा को लट जाना चाहिए इसका। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में यहाँ पे एक गैस बनता है जो कि हाईली कंबस्टिबल गैस होता है, जिसका नाम होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, जिसका होता है नाम एसिटिलीन गैस। अब तुमको दिख रहा होगा कि PH3 है, एसिटिलीन गैस है, तो भैया PH3 तो क्या है, प्योर स्टेट में मिलेगा नहीं तुमको। PH3 के अंदर क्या है, इंप्योरिटी है। कौन कौन सा इंप्योरिटी है, P2H4 एंड P4। तो PH3 क्या होगा यार, जलना स्टार्ट करेगा, धुआं फेंकना स्टार्ट करेगा और एसिटिलीन गैस का कंबशन में हेल्प करेगा। तो आग भी जलेगा और साथ में बहुत ज्यादा धुआं भी निकलेगा। तो समुद्र के बीच में जब ऐसा होगा तो जो दारू पी के सैनिक जो है इंडियन नेवी का, जो कि अपना नेविगेट कर रहा है, उसको लगेगा कि हाँ भाई सामने कुछ खतरा है, या तो ये सोमालिया वाला इन लोगों को लूटने आ रहा है या फिर सामने कोई चट्टान है।
तो इस तरह से एक शिप जो है वो दूसरे शिप को अगर कोई इसको सिग्नल देना होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो वो इस हॉल में सिग्नल इस बॉक्स को समुद्र में फेंकता है। समुद्र में फेंकने पे क्या होता है यार, तुमको मालूम है कि जो एसिटिलीन है वो तुरंत क्या है, हाईली कंबस्टिबल गैस है, तुरंत फायर कैच करेगा। और PS3 जो है ये प्योर स्टेट में है नहीं, क्योंकि ये इम्प्योर स्टेट में है तो ये हाईली क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल है। तो इस तरह से होल में सिग्नल जो है ये वर्क करता है। इसको मैं लिखवा दूंगा, बाकी समझाने के लिए ये चीज याद रखना कि दोनों का कॉम्बिनेशन PS3 जो है वो बहुत धुआं निकालेगा, क्योंकि PS3 में दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है किसका, P2H4 और P4 का, वो जलेगा, इन्फ्लेमे उसका जलना होगा। लेकिन PS3 जो प्योर PS3 का पार्ट है वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो नॉन इन्फ्लेमेबल है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है PS3 के, और C2H2 भी बन रहा है। तो C2H2 बनने से क्या होगा, ये तो हाईली कंबस्टिबल गैस है, ये आग तुमको दिखेगा और साथ साथ बहुत धुआं, आग भी और धुआं भी, धुआं धुआं हो जाएगा, आग आग भी लग जाएगा, और जो भी तुमको शिप को जो भी सिग्नल तुमको देना है वो तुम सक्सेसफुली दे दोगे। तो होलमे सिग्नल में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, पहला सवाल ये पूछेगा। कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। मैकेनिज्म आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, इसलिए इसको ध्यान रखना। चलो ठीक है यार, कहां से तुमको नोट करना था PS3 के बारे में, यहां से नोट करना था, फुल स्टॉप। ठीक है, कंटेनर्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, containers containing a mixture of calcium phosphide and calcium carbide are pierced, pierced का मतलब छेद किया जाता है, are pierced and thrown into the sea, are pierced and thrown into the sea, are pierced and thrown into the sea, full stop। देखो, in contact with water, in contact with water, in contact with water, a mixture of phosphine and acetylene gas is produced, a mixture of phosphine and acetylene gas, a mixture of phosphine and acetylene gas is produced। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, phosphine frequently contains, phosphine frequently contains traces of highly inflammable, phosphine frequently contains traces of highly inflammable diphosphine, diphosphine ब्रैकेट में P2H4, diphosphine ब्रैकेट में P2H4, which diphosphine ब्रैकेट में लो P2H4 and P4 and P4 and P4 comma which catches fire spontaneously, which catches fire spontaneously, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, this ignites acetylene, this ignites acetylene which burns with a luminous flame, this ignites acetylene which burns with a luminous flame, this ignites acetylene which burns with a luminous flame and thus serves as a signal, and thus serves as a signal to approaching ship, and thus serves as a signal to approaching ship, to approaching ships, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, thus PH3 is also called sometimes, thus PH3 is also called sometimes as
कोल्ड फायर भी बोलते हैं PH3 को। PH3 sometimes also called as PH3 sometimes also called as cold fire, cold fire। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फीन जलने के बाद जो स्मोक रिंग्स निकलते हैं वो रिंग के फॉर्म में निकलता है, जो स्मोक निकलता है वो रिंग के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वॉर्टेक्स रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वॉर्टेक्स रिंग्स बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, फॉस्फीन प्रोड्यूसेस स्पेशल रिंग्स ऑफ स्मोक। फॉस्फीन प्रोड्यूसेस स्पेशल रिंग्स ऑफ स्मोक। Phosphine produces special rings of smokes called as vortex rings, called as vortex rings, called as vortex rings। ठीक है, called as vortex rings। ठीक है, और याद रखना कि जो आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है इसको हम लोग यूज करते हैं स्मोक स्क्रीन्स बनाने के लिए भी। ठीक है, ये तो खैर एक यूज हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड का कि होल्मे सिग्नल में कैल्शियम फॉस्फाइड यूज होता है। एक और यूज याद रखना कि कैल्शियम फॉस्फाइड का यूज हम लोग करते हैं स्मोक स्क्रीन बनाने में। क्या बनाने में यार? स्मोक स्क्रीन बनाने में। ठीक है, ये भी लिख लो कि कैल्शियम फॉस्फाइड इज ऑल्सो यूज्ड to form smoke screens, ठीक है, नीचे लाइन में लिख लो कि a smoke screen is a dense cloud of P2O5, is a dense cloud of P2O5। पबजी खेलता है तुम लोग? ये कौन पबजी खेलता है? कोई नहीं खेलता है सर, हम सब शरीफ है। खेलता है क्या जी? खेलता है पबजी? तुम लोग कभी खेला है पबजी? पबजी में देखता है कभी तो खेले हैं सर। देखता है, हाँ खेला है। ठीक है, कोई मारा, इसको मार दिया, ठीक है, तुम इसका दोस्त हो, ठीक है, तो यहाँ से कोई मान लो फायरिंग किया इस पे, ठीक है, बंदूक लेके इस पे फायरिंग कर रहा है, इसको लग गया, ये बेटा नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये तुम सोचते हो कि साला हम इसको बचाने जाएंगे तो हमको ही मार देगा, तो तुम क्या फेंकते हो? कि स्मोक ग्रेनेड फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो स्मोक ग्रेनेड फेंकते हो ताकि कुछ देर के लिए ये पूरा जो है एरिया इसको दिखे ही नहीं। ठीक है, और जब तक ये भाग के यहाँ पे आए तब तक हम इसको रिवाइव कर सके। तो ये जो स्मोक ग्रेनेड होता है पबजी के अंदर या कहीं पे भी यूज होता है, उसके अंदर भी CH3P2 रहता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। और PH3 चूंकि O2 के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बनाता है P2O5। ठीक है, और वाटर। तो P2O5 का आपको व्हाइट डेंस क्लाउड बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वर्ल्ड वॉर के समय या किसी भी वॉर के समय, मान लो कि कोई हमको मिलिट्री मान लो किसी भी मिलिट्री हमको रिजर्व्स को छुपाना है, एनिमी से उनको दिखाना नहीं है, ठीक है, कुछ देर के लिए छुपाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्मोक स्क्रीन्स का यूज करते हैं, या मिलिट्री वाले जो है ऐसे स्मोक स्क्रीन्स का यूज करते हैं ताकि जो उनकी जो भी आर्सेनल है, जो भी है, ठीक है, कैनन्स हैं, वो सबको छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, तुम लोग पबजी में अपने दोस्त को बचाने के लिए या कहीं भागने के लिए, कोई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भागने के लिए क्या करते हो, क्या नाम है, स्मोक ग्रेनेड फेंकते हो। तो स्मोक ग्रेनेड बनने का कारण क्या है, मैकेनिज्म क्या है? तो उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड होता है जो कि हाइड्रोलाइज करके PH3 बनाता है, और PH3 जो है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फिर P2O5 का फॉर्मेशन करता है, जिसका कि एक व्हाइट डेंस क्लाउड बन जाता है और इसके बाद कुछ भी दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा कि अ स्मोक स्क्रीन इज अ डेंस, ये तो हम लिखवाई दिए थे, हाँ लिख लो, ये भी लाइन लिख लो, अ स्मोक स्क्रीन इज अ डेंस क्लाउड
is a dense cloud of a fake smoke used to hide military areas or operation used to hide military areas or operations from an enemy अब ये रिएक्शन लिख लो, हो गया काम। अब तुमको जब भी पबजी खेलोगे, तुम स्मोक ग्रेनेड फेंकोगे, तो कैल्शियम फॉस्फाइड दिमाग में आना चाहिए कि कैल्शियम फॉस्फाइड इसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसको हम फेंकेंगे। जब ब्लास्ट होगा तो कैल्शियम फॉस्फाइड जो है वो हाइड्रोलाइज करके क्या करेगा, वो हाइड्रोलाइज करके PH3 बनाएगा, जो कि O2 के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना लेगा, P2O5 का व्हाइट डेंस क्लाउड बना लेगा। चलो, अब जो लोग पबजी खेल रहे होंगे उनको तो गजब याद हो गया होगा, सर गजब, मजा ही आ गया। यही बोलेंगे सर, क्या बोल रहा है? जब फेंकना होगा स्मोक ग्रेनेड तो यही बोलेंगे। हाँ, यही बोल देना बेटा, जो हवा नहीं मारेगा, ठीक है? कैल्शियम फॉस्फाइड फेंक रहे हैं तुम पे। चलो, पूरा पबजी खेल के बर्बाद हो रहे हो, मतलब इतना पता लग गया आज। ज्यादा नहीं खेल लेना रे, मतलब एक गेम एक दिन में काफी है। इन्हें कि खेलने बैठे तो हम लगा दिए, नहीं सर, आज जब तक हम मुर्गा भात खाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक हमको शांति मिलेगा नहीं। चलो यार, जल्दी करो, हो गया, ये लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग। एक अगला दो कंपाउंड और रह गया, फटाफट उसको निपटाते हैं, फिर ग्रुप 15 निपट जाएगा। सर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वो हम आपको व्हाट्सएप कर देते। किसका है, कौन सा चैप्टर का? यही इसी चैप्टर का। देखो भेजो। भेज दी। बाप रे, क्वेश्चन कब से हमसे पूछ रहा है। NN बॉन्ड लेंथ लेस देन PP बॉन्ड लेंथ। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें तुमको? इसमें रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना? कैसे नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बताए हैं हम। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ उल्टा हो जाना चाहिए फिर तो, क्योंकि NN में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो NN का बढ़ जाना चाहिए बॉन्ड लेंथ। ये कहाँ, ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है जी। कहाँ से छापा है इसको? ये अपने से। हाँ, अपने से बनाया है। कहाँ अपने हाँ, से वो बनाने के लिखा हुआ है? NCERT में एक लाइन है ऐसा, भेजते एक कहाँ लाइन। तुम भेजा था जो तो पढ़ने तो हमको, NCERT में 4 लाइन तुम भेजा था। हाँ, वही वाला। क्या लिखा है यार NCERT में? 10 नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक विद ट्रिपल बॉन्ड। बेटा जाग जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है आज, ठीक है? सरप्राइज क्या है वो मालूम चल जाएगा। क्या बोल रही है? सर उसके बाद भी कुछ था। हाँ, क्वेश्चन मार्क था, ये भी नोट कर लो। हो गया? नहीं, उसके क्या था भाई इसके बाद? कुछ नहीं था इसके बाद। 7th पॉइंट नहीं था। देख लो भाई, कहाँ, हमको तो कोई नहीं पॉइंट, तो जितना पॉइंट लिखवाए थे सब तुम लोग लिख लिया है। ये वाला पॉइंट सब तो लिख लिया है ना जी तुम लोग, ये सब? हाँ। अरे तुम क्लास को स्लो करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले PCl3 देख लेते हैं। PCl3 का कंपाउंड देख लेते हैं। PCl3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले तो यार
आप क्या कर दो, इसको हीट कर दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, बस इतना याद रखना, व्हाइट फास्फोरस को Cl2 के साथ हीट करेंगे तो PCl3 बन जाएगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि अगर आप फास्फोरस को, ठीक है, अगर आप फास्फोरस को यानी कि व्हाइट फास्फोरस, ऑब्वियसली व्हाइट फास्फोरस को ट्रीट कर दे, किसके साथ ट्रीट कर दे, SOCl2 के साथ ट्रीट कर दे। SOCl2 यार हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी आया था, नाम क्या था SOCl2 का, कोई बताएगा? थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड, वाह। थायोनील क्लोराइड, सॉरी। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड इसका नाम था, इसके साथ रिएक्ट करोगे आप, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो इसके साथ रिएक्ट करने पे आपको क्या मिल जाता है, इसके साथ आपको रिएक्ट करने पे मिल जाएगा PCl3, साथ में SO2 गैस, और साथ में एक और कंपाउंड H2Cl2। इस रिएक्शन को पूरा जितनी बार हो लिख के प्रैक्टिस कर लेना और याद कर लेना, ठीक है, मेंस में पूछता है। बस तो यही दो रिएक्शन आपको याद करना है। PCl3 का शेप कैसा है भाई, आपको मालूम है, 5 और 3 8, यानी पिरामिडल शेप होगा 100%। ये है इसका शेप, यानी स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है फास्फोरस का, मालूम है सर, sp3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फास्फोरस का, मालूम है सर, +3। क्लियर बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, ज्यादा नहीं है, टाइम नहीं ज्यादा तो देंगे हम लोग। फटाफट लिख लो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो गया, लिख लिया सब कोई? चलो, हो गया भाई, लिख लिया सब कोई? यस सर। यस चलो ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, एक ही साथ केमिकल फिजिकल दोनों देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में यार सबसे पहले तो कलरलेस है, कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग, ऑयली लिक्विड है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड है। सेकेंड जो है इसका प्रॉपर्टी की फ्यूम करता है, फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। फ्यूमिंग होने लगे मतलब HCl बन रहा है, PCl3H2O रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कराने के बाद ये बना लेगा H3PO4 प्लस HCl। HCl की वजह से तुमको फ्यूम्स दिख रहा है, तो मॉइस्ट एयर जब भी मिलेगा तो PCl3 फ्यूम्स करेगा। क्यों फ्यूम करेगा ये रिएक्शन लिख देना। थर्ड जो है कि ये H2SO4 के साथ PCl3 रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है SO2Cl2, SO2 प्लस HPPO3 और HCl। ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसको भी आंख बंद करके 10 बार लिख के याद कर लेना इस रिएक्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आएगा, ठीक है। चौथा रिएक्शन है कि PCl3 acts as reducing agent also। कैसे सर? तो PCl3 को अगर आप SO3 के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा POCl3, ठीक है, POCl3 एंड SO2 गैस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि PCl3 जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है।
ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। सल्फर को +6 से कहां ले गया है, सल्फर पहले +6 में था, इसको रिड्यूस करके कहां ले गया है, +4 में ले गया। क्लियर है। कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, ऑयली लिक्विड, फ्यूम करता है मॉइस्ट एयर में। ये वाला रिएक्शन H2SO4 के साथ याद रखना, यहाँ पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 SO2 H3O3 HCl बनता है। इसके बाद एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, SO3 को रिड्यूस करके SO2 में पहुंचा देना। इसके अलावा इसका रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ देख चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो। जैसे दारू के साथ याद करो, ये रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था यार, रटे हो कि भूल गए? PCl3 दारू के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, किसी को याद नहीं है, इतना समझ में आ गया। एसिड के साथ सब रिएक्शन कराया हुआ है इसका, एसाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आ गया तुम्हारा PCl3 ओवर, ठीक है, इतना ही है PCl3 में। ये वाला तुम लोग तो लिख लिए थे, हाँ, यहाँ जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, तेजी से खत्म करेंगे, वो बाहर निकल जाएगा। दोनों एक्सियल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके अलावा इसका भी रिएक्शन तुम पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, कि ये भी मान लो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CH3COCl साथ में यार H3PO4 और साथ में यार HCl का फॉर्मेशन करता है। ये भी अगर हम लोग बात करें C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे भी C2H5Cl प्लस H3PO4 एंड प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं। इसे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ भी ये रिएक्ट करता है। ये PCl5 Ag के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये PCl5 टिन के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, यहाँ पे यार SnCl4 का आपका प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ क्या बनेगा, तो PCl3 बनेगा, यहाँ भी आपको PCl3 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। फिर एक रिएक्शन याद रखना है इसका, रिएक्शन विथ P4O10, ठीक है। तो PCl5 जो है ये आपका P4O10 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है POCl3, यहाँ पे आपका बनाता है POCl3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली याद रखिएगा। सेकंड इसका एक रिएक्शन याद रखिएगा SO2 के साथ, रिएक्शन विथ SO2, ठीक है। तो SO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा PCl5 और ये उसको ऑक्सीडाइज SOCl2 में कन्वर्ट करेगा और खुद जाएगा POCl3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो PCl5 यार P4O10 के साथ रिएक्ट करता है तो POCl3 बनाता है, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग SO2 के साथ कराएं तो SOCl2 बनाएगा, यानी कि थायोनाइल क्लोराइड बनाएगा एंड POCl3 बनाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो सारा प्रॉपर्टी, सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिया ऑलमोस्ट, और ये नोट कर लो, बस हो गया। ग्रुप 15 यहीं पे खत्म होता है।